बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता किस्त नंबर 235 235। इस कहानी के मुताबिक वो मंजर फरमाया जा चुका था कि फ्रैंक ने मरने के बाद इस वीरान किला में पहुंचकर अपनी महबूबा से इंतकाम लिया। अब रेनी दूसरी महबूबा का रोल अदा करने आई थी। $5 लाख के मुआवजे पर वो फिल्मी मुआहदा कर चुकी थी कि जापान आकर फ्रैंक ड्रैकुला की दूसरी महबूबा का रोल अदा करेगी। फिर ड्रैकुला के हाथों से बल्कि दांतों से फिल्मी मौत मरने के बाद हॉलीवुड वापस चली जाएगी। रेनी के साथ वाली सीट पर उसका एक नौजवान सेक्रेटरी हैरिसन बैठा हुआ था। उसके साथ वाली सीट पर इस फिल्म का कैमरामैन बैठा हुआ था, सोच में गुम था। उसके सामने वाली 3 सीटों पर वही उदेड़ उम्र का जापानी मोइसो मोटो फिल्मसाज बैठा था। बाकी 2 सीटों पर स्टोरी राइटर और डायरेक्टर थे। रेनी के सेक्रेटरी हैरिसन ने कहा, मिस्टर मोइसो मोटो, क्या 4 दिनों में मिस्टर रेनी का काम मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मोइसो मोटो ने बतीसी दिखाते हुए कहा। हम 5वें दिन आपको और मिस रेनी को फुकुओका एयरपोर्ट से रवाना कर देंगे। हैरिसन ने कहा, मगर इतनी जल्दी शूटिंग कैसे मुकम्मल होगी? आप कैमरा वगैरह साथ लेकर नहीं आए? मिस्टर हैरिसन, ये हमारी दर्दसरी है। हम जानते हैं कि हमें किस तरह शूटिंग का शेड्यूल बनाना चाहिए। वैसे आपके इत्मीनान के लिए बता दूं कि हम कल शाम को फुकुओका की आबादी से दूर इस वीरान किला में पहुंच जाएंगे। हमारी स्टोरी राइटर, डायरेक्टर और कैमरामैन शहर के एक होटल में क़याम करेंगे। मैं, आप और मिस रेनी किला में रात गुजारेंगे। दूसरी सुबह कैमरा, लाइट्स और साउंड रिकॉर्डिंग का तमाम सामान वहां पहुंचा दिया जाएगा। फिर बगैर ताखीर के शूटिंग शुरू हो जाएगी। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठा इनकी बातें सुन रहा था। इस मुल्क के सीक्रेट सर्विस के मामलात में उलझा हुआ था। अब मैं फिल्म वालों का इसमें इजाफा हो रहा था। कहाँ सीक्रेट सर्विस और कहाँ कहानी फिल्मसाज, और दोनों के गठजोड़ बड़े ही ड्रामाई अंदाज में वो कोई और चीज दिखाने वाले थे। मैं भी इस तमाशे का एक किरदार बनना चाहता था और इनकी मंजिल भी फुकुओका शहर थी। मेजर यामागुची भी वहां गया था, उसके आदमी भी सुजुको को वहां से ले जाने वाले थे। लिहाजा मैं सोचने लगा किस तदबीर से इनके करीब रह सकता हूँ। मैं इनकी बातें सुन रहा था और इनके तमाम प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ रहा था। आध घंटे बाद ही वो सब वहां से उठकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे। रेनी अपनी सीट छोड़ने से पहले अपना पर्स उठाकर उसके अब खुद को आईने में देखती हुई अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी और उसने गर्दन में एक हीरे का लॉकेट पहना हुआ था। जब मेकअप दुरुस्त करने लगी, इस दौरान उसके हाथ अपनी गर्दन के पीछे गए तो मैंने उसके ज़हन को जरा देर के लिए भटका दिया। चंद साइतों तक उसे महसूस न हुआ कि उसके हाथ की उंगलियां दिमागी हुक्म के जरिए असर लॉकेट का एक बुक खोल चुकी है और वहां से वो फिसल कर पहले उसके जानों पर आया, फिर वहां से सीट के पर पहुंच गया। मैंने रेनी के दिमाग को सिर्फ इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि वो लॉकेट की तरफ ध्यान देती। उसका सेक्रेटरी हैरिसन बड़ा जबरदस्त चमचा था, हमेशा उसकी खुशामद में लगा रहता था और उठते बैठते उसकी हर चीज का ख्याल रखता था। लिहाजा इससे पहले कि रेनी अपने लॉकेट को भूल कर वहां से उठती, मैं हैरिसन के ज़हन को भटका रहा था। इसमें
यह तहरीक पैदा की कि रैनी का हाथ पकड़कर उसे उठने के लिए सहारा देकर उसके शाना बिशाना चलना चाहिए। इस तरह जापानी फिल्मसाज यह देखकर मरूब हो जाएगा कि हॉलीवुड की अदाकारा अपने सेक्रेटरी के साथ महबूबाना अंदाज में सलूक करती है। उसने यही किया। मैं फौरन अपनी सीट से उठा और वहां जाने लगा। वो लोग आगे जा चुके थे, इस कंपार्टमेंट से गुजर रहे थे और दूसरे में पहुंच गए थे। मैंने अपने आसपास देखा, कोई मतवज्जो नहीं था। मैंने आगे बढ़कर इस लॉकेट को उठाया और उसे जेब में रखकर डाइनिंग कार की तरफ बढ़ गया। आगे वहां फैमिली कैबिन अलग थे और रोमानी कैबिन अलग बने हुए थे। मोन्सोमोटो अपनी फिल्म टीम के साथ बड़े से कैबिन में जाकर बैठ गया। रैनी अपने सेक्रेटरी के साथ दूसरे कैबिन में थी। इन लोगों को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ कैबिनों में जांचने की जरूरत थी, लेकिन मैंने दिमागों में झांक कर तलाश अपनी की और रैनी के कैबिन पर जाकर दस्तक दी। कम ऑन, अंदर से आवाज आई। हैरिसन का ख्याल था कि बहरा आया है, लेकिन मैं पर्दा हटाकर अंदर पहुंचा तो रैनी और हैरिसन बैठे थे। मुझे देखकर चौंक गए और देखने लगे। रैनी की नजरें मुझ पर उठते ही मेरी तरफ देखती रह गई। मैंने उसे जकड़ लिया। फिर मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, ओह कितना स्मार्ट और हैंडसम नौजवान है। ये मेरा दिल क्यों धड़कना भूल गया है। मैंने उसकी दिमागी हालत से महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैंने उसी वक्त लाकड़ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तनाई में मुखल हो रहा हूँ। क्या ये लाकड़ तुम्हारा है? रैनी ने फौरन ही अपने गले पर हाथ फेरा, फिर आसान मंदी से बोली, ओ थैंक्स ए लॉट। ये आपके पास कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मैं तुम्हारे कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा हूँ। वहाँ तुम्हें दूर से देखा था। जब मैं यहाँ आने लगा तो तुम्हारी सीट के पास से गुजरते वक्त इस लाकड़ को वहाँ देखा। ये कहते ही मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे इस अजनबी नौजवान को बैठने के लिए कहना चाहिए। वो दोबारा शुक्रिया अदा करती हुई बोली, अगर तुम्हारे साथ कोई पार्टनर ना हो तो यहाँ बैठो। क्या तुम मेरे साथ डिनर में शरीक होना पसंद करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लेता, लेकिन इस छोटे से कैबिन में तीसरे की गुंजाइश नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए हैरिसन की तरफ देखा, फिर कहा, प्लीज मिस्टर हैरिसन, अगर तुम माइंड ना करो तो दूसरे कैबिन में चले जाओ। एक सेक्रेटरी भला कैसे इनकार कर सकता था। उसने अपनी सीट से उठते हुए मुझे नागवारी से देखा, फिर चुपचाप कैबिन से बाहर चला गया। मैंने उसकी जगह पर बैठते हुए रैनी से कहा, मेरा ख्याल है तुमने अपने साथी को नाराज कर दिया मिस। मेरा नाम रैनी होकर है, मैं एक फिल्म आर्टिस्ट हूँ। वो मैंने हैरानी का इजहार किया। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारी रिसालों में बहुत तस्वीरें देखी हैं। कंपार्टमेंट में भी बैठा तुम्हारी तरफ देख रहा था, बार बार यही सोच रहा था कि तुम्हें कहीं ज़रूर देखा है। तुम बहुत मशहूर फिल्म स्टार हो। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो फिल्मी हलकों में तुम्हें सेक्स का एटम बम कहा जाता है। मगरबी औरतों की ये सबसे बड़ी खूबी है कि ऐसी बातें सुनकर वो शर्माती नहीं है और खुश होकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने पूछा, तुमने अपने मुतल्लिक कुछ बताया नहीं। मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मशरक़ी मुल्क से है। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं बर्मा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जोथन सू है। मेरे जवाब देने से पहले ही मेरा आर्डर लेने आ गया। हमने एक दूसरे की पसंद के मुताबिक खाने का आर्डर देने के बाद मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। इसी वक्त मैं उसके दिमाग में बैठकर उसे इस बात पर माइल करता रहा कि मेरे चेहरे, मेरे मजबूत बाजू और मेरे कुशादा सीने को बार बार देखते हुए मेरे मुताल्लिक चोरी चोरी एक औरत की तरह राय कायम करती रहे। मैं भी इस एटम बम को बार बार देखते हुए एहसास दिला रहा था कि मैं उसे चाहत की नज़रों से देख रहा हूँ और इसकी ख्वाहिश पर उसका दोस्त बन सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे मुताल्लिक सवालात करने लगी। मैंने जवाब दिया, मैं एक रईस बाप का बेटा हूँ और सैरो सियाहत की गर्ज से यहाँ आया हूँ और अब जजीरा को योशो की तरफ जा रहा हूँ। मैं भी शूटिंग के लिए कोयोशो के शहर फोका
आप जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मैंने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी। काश कि तुम्हारी फिल्म की यूनिट के लोग मुझे शूटिंग देखने की इजाज़त दे दें। वो हंसती हुई बोली, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ चल सकते हो। मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तुम मेरे साथ रहोगे तो कोई एतराज़ की जरूरत नहीं करेगा। इतने में बहरा आकर मेज़ पर खाना चुनने लगा। खाने के दौरान भी हम ऐसी बातें करते रहे जिनके जरिए एक दूसरे से दिलचस्पी का इजहार होता रहे। हम तकरीबन 2 घंटे कैबिन में बैठे रहे, आहिस्ता आहिस्ता खाते रहे और खाने के बाद काफ़ी से जुगल करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक साथ गुजार सके। आखिर उसके सेक्रेटरी से सब्र न हो सका। उसने कैबिन में आकर कहा, मिस्टर मात्सुमोटो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाने का बिल आधा हो चुका है, अब हमें कंपार्टमेंट में वापस चलना चाहिए। डैनी ने मेरे साथ कैबिन से बाहर आकर फिल्म साज मोटोमोटो से मेरा तारफ़ कराया और उसे बताया कि मैं भी शूटिंग देखने की गरज से इनके साथ इस वीरान किला में जाऊंगा। मात्सुमोटो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि कोई अजनबी उनके साथ इस किला तक जाए। इस वक्त वो एतराज़ न कर सका, जबरन मुस्कुरा कर रह गया। कंपार्टमेंट में वापस आकर हम अपनी अपनी सीटों पर चले गए। जब मैं इनसे दूर हो गया तो तब मात्सुमोटो ने रैनी से कहा, मिस रैनी, मैं शूटिंग के दौरान गैर ज़रूरी लोगों को पसंद नहीं करता। फिर तुम्हारे साथ होने वाले मुआहदा के मुताबिक हम सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सेक्रेटरी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि तुम इस अजनबी जोथन सो को अपना मेहमान ना बनाओ।